Hello dear student, how are you all? Welcome you all back here in my channel. And this is the first chapter of Indian economy, and this is the third lecture of Indian economy, first chapter. In this chapter we have done up to how colonial rulers and colonial rule exploit over the India, and the features of the Indian economy on the eve of independence, and the agricultural sector on the eve of independence, and also we have learned the industrial sector on the eve of independence. Now we will move forward and we will see that what are the left topics which we have to cover in this chapter. The next chapters, I'm going to explain the chapters. I'm going to explain the topic, and you just uh, see and listen it very carefully so that you can make your own notes with the help of the particular topics and with the help of the headings, and you can make your own notes. Okay dear student, now move further that what topic we have. So dear student, next we have the topic foreign trade under the British rule. This is one of the important topic of this chapter, foreign trade under British rule. फॉरेन ट्रेड किस तरह का था ब्रिटिश रूल के अंदर? जब ब्रिटिश एम्पायर था, कॉलोनियल रूल था, उस समय किस तरह का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जो इंडिया में फ्लॉरिश हो रही थी, तो ये हम देखेंगे। इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी और आप इसको समझेंगे और साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। जो हेडिंग्स है उसको नोट डाउन करिए, पॉइंट्स को समझिए और ट्राई टू राइट योर ओन नोट्स योरसेल्फ। सो फर्स्ट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो यहाँ हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड के अंदर जो ब्रिटिशर्स की रूल था, पॉलिसी था, वो क्या था? जो इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंपोर्ट कर लेते थे। मतलब कि यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। और जैसे रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स थे इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन की तरफ। और उसके बाद वहाँ से जो ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होते थे, जो आउटपुट निकलता था, उस आउटपुट को वापस से इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड सेल किया जाता था। मींस कि बाद में जब वो बिल्कुल फिनिश्ड गुड्स हो जाते थे तो इंडिया इम्पोर्टर भी बन जाता था उन्हीं गुड्स का, उन्हीं फिनिश्ड गुड्स को जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको इम्पोर्ट किया जाता था। तो ये जो हेडिंग है इसमें आप यही लिखेंगे कि जो इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर था और इम्पोर्टर था किसका? फिनिश्ड गुड्स का। तो हेडिंग क्या हुई आपकी? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिशर्स का एकाधिकार था, मतलब सारी अधिकार की पावर्स उसी के पास थी और किसी के पास नहीं थी, ब्रिटिश के पास थी। तो इसमें जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो 50%, मोर देन 50% जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के डायरेक्शंस पे वर्क करता था। ओके और इंडिया के सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई एज अ इनपुट की जाती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में। और जो इम्पोर्ट उसके बाद यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो गया ये रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए सेंड किया जाता था। उसके बाद वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे उन सबको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। तो ये मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार था ब्रिटिश का फॉरेन ट्रेड पे। पूरे व्यापारिक जो वर्ल्ड वाइड जो व्यापार था उस पे ब्रिटिशर्स का ही आधिपत्य था।
नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं जो सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। जो ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग इसीलिए की जाती थी ताकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ट्रेडिंग का जो सरप्लस अमाउंट होता था वो ब्रिटिशर्स अपने ही कंजप्शन के लिए यूज़ करते थे, मींस कि अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंडिया के ऊपर कोई भी सरप्लस अमाउंट को खर्च नहीं किया जाता था। मतलब कि इंडिया के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, इंडिया के लेबर्स को यूज़ करके ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल्स को बनाते थे और उसके बाद उससे जो मैक्सिमम उनको आउटपुट मिलता था, मैक्सिमम उनका इनकम बनती थी, प्रॉफिट बनता था, वो सारे प्रॉफिट, सारे इनकम को वो अपने लिए ही खर्च करते थे। इंडिया के ऊपर, इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता था इनमें। तो इसीलिए कहा गया है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। मतलब से सरप्लस ट्रेड का जो एक्स्ट्रा ट्रेड करते थे और ट्रेड से जो उनको इनकम होती थी वो सिर्फ ब्रिटिश अपने ओन के लिए ही यूज़ करते थे। मतलब अपने अपने गुड्स को, अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को और बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसके ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे स्पेंड किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो गया कि फॉरेन ट्रेड किस तरह का था ब्रिटिश रूल में, उस समय क्या क्या इसमें देखने को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के पॉइंट्स को आप लिखेंगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इन तीनों 3 पॉइंट्स को आप हेडिंग बना के उसके बाद उसको समझ के आप ज़रूर इसको नोट्स में रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन से है बेस्ड, ये कि किस तरह की पॉपुलेशन थी, किस तरह के लोग थे, उनके ऊपर है ये बेस्ड। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, इसमें देखिए इस टाइम पीरियड में जो बर्थ रेट और डेथ रेट था उसकी क्या सिचुएशन थी, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों हाई थी, मतलब कि 40%, 48% रिस्पेक्टिवली। बर्थ रेट जो थी 48% और डेथ रेट जो थी वो 40% थी। ये बर्थ और डेथ रेट इस वजह से मतलब 48 और 40% इस वजह से थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की सिचुएशन थी, लोगों के पास लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, इसीलिए देखने को मिला ये चेंजेस। बर्थ रेट क्या होती है, जन्म दर। डेथ रेट क्या होती है, मृत्यु दर। मतलब कि पर थाउजेंड बर्थ में कितनी, पर 1000 पर्सनस में कितनी लाइव बर्थ हुई हैं, और डेथ रेट होती है पर 1000 में कितनी डेथ हुई हैं, पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई हैं। तो ये जो है बर्थ रेट, डेथ रेट, इसका पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मतलब चाइल्ड, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड डेथ रेट। ओके, चाइल्ड मोरालिटी रेट और बेबीज़ मोरालिटी रेट किस तरह के थे, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनके डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी सारी अच्छी नहीं थी और हमारी सोसाइटी का जो सिनेरियो था वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उस टाइम पीरियड में लोगों को गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए होती थी, लोग सोचते थे गर्ल्स एक बोझ हैं और बॉय चाइल्ड में ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इस वजह से इन्फेंट मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मतलब छोटे में ही बच्चों को मार दिया जाता था। फीचर डेथ भी होती थी, मतलब भ्रूण हत्या, गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता था, क्योंकि उनको इन्फेंट मोरालिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा सुपरटिशियस की वजह से भी, बहुत ज़्यादा सुपरटिशन
की वजह से भी बहुत हाई था। लोगों का ऐसा मानना था, ऐसी उनकी इविल सोच थी कि ये सब बर्डन होता है, गर्ल्स जो हैं वो बर्डन हैं। तो इस वजह से ये देखने को मिला इतना वेरिएशन। उस समय इतना ज़्यादा इन्फेंट मोरालिटी रेट था, मतलब कि ये इसका एक डाटा आप लिख सकते हैं 218 पर 1000। मतलब बच्चों की जो दर थी, मृत्यु दर थी, वो 218 पर 1000 थी। ओके, तो ये भी काफ़ी हाई था। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जीने की कितनी इच्छा है, कितने एक्सपेक्टेड लाइफ लोग जीना चाहते हैं। अच्छा, लाइफ अगर किसी की बहुत अच्छी हो, लग्जरी हो, किसी चीज़ का कोई दिक्कत ना हो, लोग के खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो, तो उनकी लाइफ बहुत मज़ेदार हो जाती है और बहुत इच्छा रहती है उनकी जीने की। लेकिन इसके विपरीत अगर लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भरी हो, बहुत प्रेशर हो, तो उस समय लोगों की जो इच्छा है वो बहुत कम हो जाती है जीने की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही होता है कि लोगों की अंदर की क्या इच्छा है, चाह क्या है, उनको ज़िंदगी जीने की कितनी चाह है लोगों के अंदर। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सिचुएशन थी, लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, तो उन लोगों की जो जीने की इच्छा थी वो भी बहुत कम हो गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उस टाइम पे भी बहुत कम इच्छा जाहिर होती थी लोगों की। तो वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो था वो लो था काफ़ी। मतलब लोग सिर्फ 32 साल तक जीना चाहते थे, उससे ज़्यादा उनकी सोच नहीं थी। और ज़्यादा से ज़्यादा मोरालिटी भी हमें 32 साल के बाद देखने को मिल भी रही थी। तो इसका ये मतलब है कि उस टाइम पीरियड में लोग बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा खो चुके थे। लेकिन जो अभी की है, अभी क्या है, अभी लग्जरी लाइफ है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। उस समय हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब बहुत कम था, जिसकी वजह से ये देखने को मिला। बट आज के लोग ज़्यादा जीना चाहते हैं, आज के लोग कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यही दो, हेल्थ भी अच्छी है, तो हेल्थ है तो सब कुछ है उनकी लाइफ में, वो और ज़्यादा जीने की इच्छा रख सकते हैं। इसी को कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज का जो रेशियो है वो 68+ ईयर्स का है। लोग 68 से ज़्यादा जीना चाहते हैं, क्योंकि 65 के ऊपर तो लोग सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद उनको कोई हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कदार, नहीं तो उनकी कम से कम मिनिमम जो विलिंग होती है जीने की वो 68+ मानी जाती है। और लोग बहुत अच्छे से, बहुत शौक से इस टाइम तक जीते भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? साक्षरता दर। मतलब कि कितने परसेंट लोग हैं पॉपुलेशन के जो साक्षर हैं, लिटरेट हैं, जिनको लिखना पढ़ना आता है। लिटरेसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी एंड द एजुकेशन। एजुकेटेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड लिटरेट। ओके डियर स्टूडेंट, तो लिटरेसी रेट क्या होता है? एक एबिलिटी जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग आपको आए। तो उस समय हमने देखा कि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पीरियड में। फ़ीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी पढ़ने लिखने की, तो वो तो वैसे भी इलिटरेट की कैटेगरी में ही थी। तो ये वहाँ पे भी जो परसेंटेज था ये भी बहुत पुअर था, 16% ऑफ द लिटरेसी रेट। और वुमेंस का तो और नीचे था, 7% ओनली, हार्डली, बहुत कम। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से प्रिवेल हो रहा है। सो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ऑक्यूपेशन का क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह का स्ट्रक्चर था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बताया है।
इंडिया की इकोनॉमी में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, थ्री सेक्टर्स हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर। हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के से की हेल्प से देखेंगे कि ये इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इसके डाटाज को देखेंगे कि किस तरह का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिला। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया में किस तरह का था। थ्री सेक्टर्स है इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हम देख लेते हैं फटाफट से ये क्या क्या है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इसका मतलब होता है, प्लांटेशन एंड माइनिंग। देन सेकेंडरी सेक्टर हमारा स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ओके। और देन टर्शरी सेक्टर, ये हमारा सर्विस सेक्टर भी कहलाता है, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज। तो ये जो था, ये डाटाज जो है 1951 के दिए हैं इन परसेंटेज। ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर था उस टाइम पे, 72.7% लोग इसमें इंगेज थे। देन सेकेंडरी सेक्टर 10.1% इंगेज थे। देन टर्शरी सेक्टर विच इज़ ऑफ 17.2। सो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इस तरह से लोग इसमें इंगेज थे। तो ओवरऑल ये 100% से था। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर पे कितने परसेंटेज पे डिपेंडेंसी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितने परसेंट डिपेंडेंसी थी, और ये जो टर्शरी सेक्टर है वो कितने परसेंट डिपेंडेंसी थी उस टाइम पीरियड में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से था और क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। हम देखते हैं एक टॉपिक कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या ब्रिटिश कार्यकाल में, ब्रिटिश रूल के समय पे इंडिया पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इनने बहुत सारा एडवर्स सिचुएशन भी अराइज़ किया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को बहुत ही अपग्रेड भी किया। तो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो इंडिया में इन्वॉल्वमेंट था, उसके वजह से क्या क्या हमें पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स को कमर्शलाइज करना। फार्मर सिर्फ सब्सटेन फार्मर ही ना रहे, मतलब कि वो एक फिक्स्ड क्रॉप्स को ही ना ग्रो करे, वो ऐसी क्रॉप्स को भी ग्रो करे जिससे वो कमर्शलाइज कर सके अपनी क्रॉप्स को। वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करें और साथ ही साथ और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे वो अपने फ्यूचर को कुछ सिक्योर कर सकें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज बनाना, मतलब एक बिज़नेस की तरह वर्क करना। तो ये भी ब्रिटिशर्स ने सिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स की टाइम पीरियड में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आई एम्प्लॉयमेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ द रेलवेज़ एंड रोडवेज़, इसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। रेलवेज़ में मज़दूरों को वर्क मिला काम करने के लिए, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, रेलवेज़ को डेवलप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मींस को इम्प्रूव करने के लिए भी वर्कर्स को हायर किया गया। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपग्रेड हुई उस टाइम पीरियड में। कंट्रोल ऑफ फैमिन्स का मतलब होता है सूखा। सूखे को कंट्रोल भी किया गया, जैसे कि बहुत सारी ऐसी रैपिड मूवमेंट्स फोर्सेस लगाए गए, जैसे कि फूड ग्रेन्स को इफ़ेक्टिव एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू पहुंचाया गया। जैसे इंडिया में अगर कहीं पे भी कोई भी सूखे की सिचुएशन आ जाती थी तो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उनको एट अ टाइम पहुंचाया गया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को भी चेंज किया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले मनी का एग्जिस्टेंस बहुत ही निल था, बहुत ही कम था, रेयरली यूज़ की जाती थी। चीज़ों के बदले एक्सचेंज किया जाता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज उस समय प्रिवेल करता था। तो
यहाँ हमने देखा कि मॉनेटरी सिस्टम्स को भी चेंज किया गया, इम्प्रूव किया गया, बार्टर सिस्टम को हटाया गया, जिससे एक फिक्स्ड मेजरमेंट, एक इम्प्रूव्ड मेजरमेंट और एक सही लेन देन की एक सही लेन देन के मेज़रमेंट को आइडल बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, बहुत ही इम्प्रूव्ड था। उनने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अपग्रेड किया था, अपडेटेड था, डिसिप्लिन था, मेंटेन था। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं इंडिया की इकॉनमी में। इंडिया को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो था, इनने कुछ एडवर्स सिचुएशन भी लाई हमारी कंट्री में, कुछ पॉजिटिव सिचुएशन भी हमारी कंट्री में आई। तो ये सब हमने बात की। अब आप इन सब के सारे नोट्स कंप्लीट करिए। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया होगा। मेरे वीडियो में आप सब कुछ अच्छे से समझें और इसको लिखिए भी साथ साथ, ताकि ये आपको याद रहे। ओके डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर अब यहाँ ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी फिनिश होता है। ये लास्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर का। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमेशा मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, कमेंट करिए, और इससे कुछ समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स, और अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।